नमस्कार। कार्यक्रम वागधारा में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम की हमारी खास मेहमान एक ऐसी विदुषी हैं जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में खूब लिखती हैं। 14 पुस्तकें ये लिख चुकी हैं और 100 से अधिक शोध पत्र इन्होंने लिखे हैं और प्रस्तुत किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रियंका वैद्या की और इस वक्त ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में एक फेलो हैं, अध्येता हैं और भगिनी निवेदिता के ऊपर शोध कर रही हैं। अगर हम इनके जीवन के ऊपर नज़र डालें तो एक बहुत ही कम उम्र में इन्होंने वो हासिल किया है जो कुछ हासिल करने में कई लोगों को बहुत समय लग जाता है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की सह आचार्य डॉक्टर प्रियंका वैद्य से और इनकी साहित्यिक यात्रा की जो कहानी है सुने इन्हीं की ज़ुबानी। मैं आभारी हूँ कि साहित्य के इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति जो मैं देना चाहती हूँ बचपन से, और ताकि मैं अपने जीवन को अर्थ दे सकूँ। प्रत्येक मनुष्य जीवन में या तो ऊर्जा का संचार करना चाहता है, या किसी को प्रेरित करना चाहता है, या प्रेरित होना चाहता है, या आर्ट फॉर आर्ट सेक या आर्ट फॉर लाइफ सेक। तो मेरे जीवन में साहित्य का उतना ही महत्व है जितना कि एक मनुष्य के शरीर में सांसों का। क्या बात है। क्योंकि चलना फिरना, उठना बैठना, कुछ कहना कुछ सुनना, सब कविता है जी। एक भिखारी जो बस स्टैंड पे बैठा है वो एक चलती फिरती कहानी है। आपके माता पिता की आंखें जो कि अनगिनत कहानियाँ कहती हैं जी। आपके सामने बैठा हुआ मनुष्य जो कि हजारों किस्से कहानियाँ बताना चाहता है। मुझे लगता है हर मनुष्य एक गडरिये की तरह है जो लगातार अनवरत कहीं ना कहीं चलता जा रहा है, कहानियाँ सुनाता जा रहा है और सुनता जा रहा है। जी जी। तो आज हम आपसे आपकी कहानियाँ और ख़ास तौर पे आपके जो जीवन यात्रा है, साहित्यिक जीवन यात्रा है, उसकी कहानी सुनना चाहेंगे। और आपने कविताएं लिखी हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं, शोध पत्र जैसा हम बता चुके हैं आपने लिखा, मगर आपने एक अनूठा प्रयास किया है और वो आपने एक काव्यात्मक उपन्यास लिखा है, आनंदी शीर्षक है उसका। और मुझे लग रहा था आप कहेंगे कि मैं यहाँ बैठ के बड़ी आनंदित हूँ और हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे इस काव्यात्मक उपन्यास के बारे में। मगर कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे इस पॉइंट से कि आप कुछ पढ़ के सुनाएं हमें, ताकि हमें और हमारे दर्शकों को कुछ आइडिया मिले कि आप किस प्रकार का लिखती हैं और ये जो अनूठा प्रयोग आपने किया है ये कितना सफल रहा है। पुस्तक आपकी यहीं पर है तो आप लेके इसमें से कुछ हमें अगर पढ़ के सुनाएं तो। जी। ये मेरी किताब आनंदी, इसे लिखने में लगभग 7 से 8 वर्ष लगे। अरे। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं लिखती थी तो मुझे लगता था कि वो एक ट्रेडिशनल राइटिंग नहीं है। ट्रेडिशनल राइटिंग कहानी है तो कहानी ही होगी, कविता है तो कविता ही होगी। पर जब मैं लिखती थी तो हमेशा कविता और कहानी दोनों एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ के चलते थे और वो हाथ छूटता ही नहीं था। क्या बात है। तो मैं बहुत बार सोचती थी कि क्या किया जाए। आहा जिंदगी पत्रिका में कहानियाँ छपती थी शुरू में, तो उनके एडिटर से एक बार बात हुई और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मेरी कहानी काव्यात्मक होती है जी। और उसमें काव्य की सरिता जो है वो अनवरत बहती है। बहुत सिमिलीज, मेटाफर्स खेलती हुई नजर आती हैं जी। तो मैं क्या अपना संग्रह प्रकाशित करूं? क्या वो उसे रिकॉग्निशन मिलेगी? जी। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि तुम किसी को फॉलो क्यों करना चाहती हो? राइट। तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो, तुम वो कहो जो तुम कहना चाहती हो। जी। नदी जो है वो अपना रास्ता खुद तय करती है
और जो नदी है उसका रास्ता भी कोई परिभाषित नहीं होता, मिलती तो समंदर से ही है। जी जी। अर्थ तो जैसे कि हम कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जी, हमारे उपनिषदों में जी, और हमारे दूरदर्शन का मोटो भी है सत्यम शिवम सुंदरम। जी। ये आपको पता है कि ये उपनिषदों से आया है, तैत्तरीय उपनिषद से आया है। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो आनंदी किताब है ये एक नारी के जीवन की संघर्ष की बहुत खूबसूरत यात्रा है। उसमें आनंदी बिहार के एक छोटे से गांव में जो नदी के किनारे बसा है उसमें रहती है और अपने स्कूल जाती है। जब वापस लौटती है तो बाढ़ में गांव जो है बह चुका होता है, स्कूल 10 किलोमीटर दूरी पे होता है। तो जब वो लौटती है तो उसकी जो व्यथा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं लिखती कैसा हूँ। थोड़ा सा आप उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, जो रस है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं उससे। जी, अनुग्रहित होंगे हम अगर आप इसको पढ़ के सुनाएंगे और हमारे दर्शकों के साथ, सुनने वालों के साथ साझा करेंगे। जी। दूर तक सब जलमग्न हुआ, प्रलय ऐसा कि आंखों में लहरें तेजी से उछल रही थी। प्रकृति ने सब रोक दिया, खूंटी पर बंधा बछड़ा, पेड़ पर टहनी से सटा चिड़िया का घोंसला सब डूब गया। बॉर्डर पर अनंत की तैनाती, अरसे बाद लौट रहा था घर, खाली दीवारें थी प्रतीक्षारत। घर पहुंचने से पहले प्राकृतिक प्रलय की खबर, राहत शिविर में तैनाती, उसके खाली घर को प्राण देने के लिए उसी शिविर में रिश्ता मिल गया। तेज बारिश नदी के तट पर बैठी, ठंड से कांप रही, भीगे कपड़े, भीतर के सैलाब से लड़ता बाहर का तूफान। अनंत आंखों में प्रश्न चिन्ह लिए उसे देखने लगा। वो मानो प्रतीक्षारत थी, देना चाहती शब्द तीव्र वेदना को। रेचन जरूरी था, जोर से चीखी, सब बह गया। वो सुबकने लगी, कांपते होंठ, संताप से बंद होती पलकें, वास्तविकता का बोझ आत्मा तक उतर गया। तुम्हें जाना कहाँ है? कहीं नहीं, कहीं जाना ही तो नहीं है। गांव डूब गया, घर की दीवारें भी नहीं रही, वो दरवाजा भी डूब गया जिसको खटखटाती थी। माँ के कदम बाढ़ में टिक नहीं पाए, वो चीख चीख कर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने लगी। पिता की साइकिल के पहिए बहुत तेज चले होंगे, उस आवेग में, उस तूफान में कोशिश की होगी काल को रोकने की। वो डाकिया, डूब गए सारे खत, सारे संदेश उस जलप्रपात में, उसी नदी में जिसमें कश्तियां बहाते थे, जो ले गई जिंदगी अपने साथ। छोटा भाई, मिट्टी पर फिसलने वाला लकड़ी का फट्टा जिस पर सुबह शाम नापता गांव की सड़कें, उसने कोशिश की होगी पानी पर तैरने की, कुछ शेष नहीं रहा, सब डूब गया। सब पत्र डूब गए, संदेश रह गए अव्यक्त, जीवन के साथ अनपढ़े अनकहे स्याही फैल गई होगी पारदर्शी पानी में। आनंदी के वो चित्र जिनमें दिन रात सपने उतारती थी, कभी बादल, कभी पंछी, कभी आसमां, और कभी फूल, कभी तितलियां होते थे जीवंत, वो धुल गए होंगे जलावेग में। नन्हे बच्चे ने जो चिपका रहा होगा माँ की छाती से प्राणों के लिए, माँ कदाचित कर रही होगी संघर्ष, देना चाहती होगी अपने श्वास नवजात बच्चे को। सारे रंग बिरंगे पतंग डूब गए होंगे क्रोधित नदी में। बच्चे ने कोशिश की होगी डोर को पकड़ने की, कुछ उलझ गए होंगे चरखी से, घूम रहे होंगे वर्तुलाकार। फिर गहरा श्वास भर आनंदी संघर्ष करती जीवंतता के लिए। अनंत की आंखों से बही अश्रुधार आनंदी की व्यथा ढूंढ रही थी शब्द, तीव्र वेदना से निकलती शब्द धार। क्या बात, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत इमोशनल हो गए ये सब पढ़ते हुए। उससे मैं मालूम हो रहा है कि किस तरह से आपने जिया है अपनी इस कृति को। एक बहुत सुंदर पंक्ति है
औरतें कर रही होंगी नाकाम कोशिश चूल्हे को की आग को बचाने की। बह गई होगी राख बिलखती सृष्टि, भीग गई होगी सारी जमी, तवे पर पड़ी रोटी कर रही होगी विलाप। बच्चे के हाथ का छुनछुना फंसा रह गया होगा, नन्ही नन्ही उंगलियों में छूट गया होगा माँ का साथ, माँ का साथ। जी, बहुत खूब। आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में हम शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे। एक क्षण आता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब उसे लगता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे समझ आ गया है। आपके लिए वो क्षण कब था? कब आपको ये लगा कि आप एक लेखिका हैं और आपको इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है? क्या कभी ऐसा हुआ? ये परिवार का माहौल था या अंदर की अपना की कुछ प्रेरणा थी स्वतः की? ये परिवार का माहौल इस तरह से रहा कि मेरे लिए लेखन एक पूजा की तरह है, अध्यात्म है। लेखन वो है जो एक क्रांति ला सकता है, लेखन वो है जो आपको अध्यात्म के सागर में गहरा उतार सकता है। तो वो कलम की जो ताकत है जी, उसका एहसास मुझे मेरे माता पिता ने दिलाया, क्योंकि प्रेरणा तो हमेशा रहती ही है। जी बिल्कुल। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि लेखन स्वांतः सुखाय से अगर शुरू होता है तो पहुंचता कहाँ है? वहीं पहुंचता है जहां पर उसकी आवश्यकता है। किसी इंसान को इस दुनिया में संवेदना की ज़रूरत है, कोई संवेदनशील नहीं है। किसी को प्रेरणा की ज़रूरत है, कोई कृतज्ञ नहीं है, कोई प्रकृति को महसूस नहीं करता, कोई मानवता को महसूस नहीं करता। सभी को झंकृत करने वाला अगर कोई माध्यम है तो वो लेखन है। जी। तो एक लेखक के बारे में एक बहुत अच्छी सी बात मुझे लगती है कि वो देखता है जो बाकी सब नहीं देखते। जी बिल्कुल। वो महसूस करता है जो बाकी सब महसूस नहीं करते। कई बार लेखक की आंखें वहाँ भी नम हो जाती है जहाँ पर सब मुस्कुरा रहे होते हैं और कोई समझ ही नहीं पाता कि बात क्या हुआ है, क्या हुआ है। मगर वो क्षण कौन सा था जब आपको लगा कि आपको इसी मार्ग को चुनना है, यही आपका पैशन है और आप अपनी ज़िंदगी इसी को समर्पित करेंगे? सुमित जी, मैं आपसे एक सवाल के बदले एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या पेड़ के बढ़ने का कोई क्षण होता है? मगर क्या पत्तियों के निकलने का कोई क्षण होता है? ये लेखन एक ऐसा वट वृक्ष है जिसको फैलते 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 ज़माने बीत जाते हैं। कहीं ना कहीं वो लेखन जो है वो आपके भीतर, आपके अंतर मन में कहीं प्रस्फुटित हो रहा होता है, मतलब वो अंकुर फूट रहा होता है। आपको एहसास नहीं होता कि वो कब फूट गया। हाँ, आपका सवाल एक बात जरूर कि आप ये कह सकते हैं कि वो कब आपके सामने एक किताब की फॉर्म में, या आपने कब वो मंच पे आपने बोला और आपको एहसास हुआ हाँ मैं भी लिखती हूँ। हाँ, तो ऐसा कोई क्षण था कि नहीं था, या स्मरण में है कि नहीं है? ऐसा अगर कोई क्षण बोले तो जब मैं लिखती तो बहुत पहले से थी, पर एक एहसास की बात है कि जब आप महसूस करो कि हाँ मैं लिखती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आदमी मेडिटेशन करता है तो सांस तो बचपन से ले रहे हैं, बट उसे फिर रियलाइज होता है, सचेत हो जाते हैं उसके प्रति, सचेत हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। जी। तो मैंने जैसे कहा कि ये अध्यात्म ही है। तो कविताएं लिखती थी, बोलना तो नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स की क्लास थी, बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से बाहर झांकते झांकते मैं बिल्कुल बारिश में खो गई। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे अभी भी याद है कि वो बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, तकरीबन 25 साल पहले मैंने वो लिखी थी। गिरी बूंद धरा पर खो गई वह शायद, क्या बात, शायद खो दिया उसने अपना अस्तित्व। ढूंढ रही थी वह अपना सपना, शायद वह था बादल से मिलना और बरसना। जब वह बरसी तब वह तरसी, शायद खो दिया उसने अपना अस्तित्व।
नहीं नहीं नहीं, जीवन उसने सभी को दिया, उसे है नया जीवन मिला, एक अंकुर नया फूटा है, जीवन नया जन्मा है, यही तो बूंद का सपना है, यही तो बूंद का सपना है। तो मुझे पता नहीं था कि मैं वो समंदर की बूंद बनने वाली हूँ या वो बूंद एक नदी में कन्वर्ट होने वाली है और समंदर की तरफ बढ़ने वाली है। तो प्रियंका जी, आप बेसिकली इंग्लिश पढ़ाती हैं और एक लंबा चौड़ा अनुभव है आपके पास, और आजकल आधुनिकता के दौर में जब बात होती है महिलाओं की तो बात होती है सशक्तिकरण की, कुछ उन्मुक्तता भी है, कुछ लिबरलिज्म की बात है, बहुत सारे ऐसे मूल्य हमारे सामने आ गए हैं जो कहीं ना कहीं पर विदेशी हैं और एक सशक्त महिला को उसी नज़र से देखा जाता है। मगर जब हम आपकी कृतियाँ देखते हैं, आपकी रचनाएं देखते हैं, तो उसमें भारतीय संस्कृति का एक बहुत उज्जवल पक्ष हमें दिखता है। उसमें बात है योग की, ध्यान की, अध्यात्म की, यहाँ तक कि राष्ट्रवाद की भी। ये क्यों है? क्यों आप लीक से थोड़ी हट के हैं? मैंने अगर इस दुनिया को समझा है तो उसे अध्यात्म के लेंस से ही समझा है। मैंने देखा है कि महिला सशक्तिकरण की बात है, हम इंडियन फेमिनिज्म को डिस्टॉर्टेड वेस्टर्न फेमिनिज्म के लेंस से देखने की कोशिश करते हैं। राइट। और हम ये नहीं समझते कि हमारे चैलेंजेस, जो हमारी चुनौतियां हैं, वो अलग हैं। और अगर मैंने नारी सशक्तिकरण को समझा है तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा, भगिनी निवेदिता, और अगर और भी हम बात करें तो हम देखें कि कितनी हमारे साहित्य जो है इतना ज़्यादा स्वर्णिम है, हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है, जिसमें कि हमें इतने उदाहरण नज़र आते हैं कि महिलाएं जो है वो पहले से ही सशक्त है, उन्हें अपनी शक्तियों को समझना है। और जब मैंने भगिनी निवेदिता विषय चुना तो मैंने देखा कि वो एक आयरिश वुमन होने के नाते जी, वो तलाश कर रही थी ईस्टर्न कॉन्शियसनेस की, स्पिरिचुअलिज्म की, वो तलाश कर रही थी प्रैक्टिकल वेदांतिक लर्निंग की, जिसे आज की डेट में समझने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने पूरे राष्ट्र में क्रांति ला दी थी। राष्ट्र में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने क्रांति ला दी थी कि किस तरह से वेदांत जो है वो हमारे राष्ट्र को, हमारी परंपरा को उद्घोषित करता है, परिभाषित करता है, जहाँ पर कमज़ोरी शब्द जो है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक भारतीय नारी अपने आप में शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रतीक है। बात करना चाहेंगे आपके जीवन के 2016 वर्ष के बारे में, जब आप लंदन गईं और वहाँ की कई जो यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे अपने शोध पत्र जो हैं वो प्रस्तुत किए। ये किस प्रकार का अनुभव था? ये बहुत खूबसूरत अनुभव था। मैं हमेशा कहती थी कि ईस्ट इन द वेस्ट, द ईस्ट इन द वेस्ट। And I never tried to delve into Western consciousness. I wanted to make them aware about the Eastern consciousness, about Indian consciousness. And I talked about काल चक्र, कर्म योग, और काल चक्र और कर्म योग। जब कर्म योग की बात करते हैं तो योग की बात होती है, श्रीमद् भगवद गीता की बात होती है, राजयोग की बात होती है, भक्ति योग की बात होती है, ज्ञान योग की बात होती है। हमें पूरे राष्ट्र को ये बताना है कि हम कहीं ना कहीं अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने स्वर्णिम इतिहास को, अपने दर्शन को खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो आपका एक प्रकार से ये मिशन है कि भूलने नहीं देना है। जी, मगर आप लिखती हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी लिखती हैं और बहुत तन्मयता के साथ लिखती हैं। दोनों में से आपको कौन सी भाषा ज़्यादा अच्छी लगती है, हिंदी या इंग्लिश? जो भाषा सामने वाला सुनना पसंद करे वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि क्या मैटर करता है कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। शब्द, सार
या भाषा। जी, ज़्यादा पहचान आपको किस लेखन से मिली, इंग्लिश में लिखने से या हिंदी में लिखने से? क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञान है आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया गया है साहित्य में आपके योगदान के लिए। तो एक किस्म से अंग्रेज़ी आपके लिए लकी रही है। मेरे लिए अंग्रेज़ी लकी रही, पर अंग्रेज़ी जो है वो वृक्ष की तरह है, हिंदी बीज की तरह है। और जो मेरी मातृभूमि है वो भूमि है, वो ज़मीन की तरह है। तो मातृभूमि नहीं होगी तो बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगी तो वृक्ष नहीं होगा। तो अंग्रेज़ी जो है वो मुझे एक वृक्ष की तरह लगती है, और अंग्रेज़ी जो है वो एक रिज़ल्ट है, पर जो मैटर करता है जी वो भाव है। तो आपको काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं, और जब आपको ये राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया तो किस प्रकार की भावना थी, कितनी कृतज्ञता थी, क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा था मन में तब? बहुत कुछ। ये सोच रही थी कि इस दुनिया में अगर एक शब्द में पूरे संसार को संजोना हो, परिभाषित करना हो जी, तो एक ही शब्द आता है, संवेदना। मुझे वो पुरस्कार संवेदना की वजह से मिला। वो पुरस्कार मुझे इसलिए मिला कि मेरे मन में भाव था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कोई कहानी, कोई कविता मेरी ऐसी नहीं मिलेगी जो कि समाज को प्रतिबिंबित ना करती हो, और जो मुझे दर्पण ना दिखाती हो। चाहे मैं प्रकृति की ही बात कर रही हूँ, जैसे किताब है व्हेन कुकू सिंग्स इन हिमालयाज, उसमें 49 पोएम्स हैं, नेचर पोएम्स हैं। तो हिमाचल का जिक्र आ जाता है, कभी त्रिउंड का, कभी जलोड़ी जोत का, और कभी पूरे पहाड़ों का एक परिदृश्य सामने आ जाता है। पर वहाँ नेचर एक पर्सोनिफिकेशन है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। जी 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 जी। तो आपको ये पुरस्कार किनके हाथों से मिला था, जो स्टेट अवार्ड जो था? राज्य स्तरीय पुरस्कार जो डिक्लेयर किया गया था आदरणीय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी से, और उन्हें पुरस्कार मुझे दिया था गोविंद सिंह ठाकुर जी ने। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, और परिवार ने हमेशा मुझे सहयोग दिया है। मेरे गुरु रहे हैं, मेरी गाइड रही हैं। इसमें आपको शोध पुस्तकें भी नज़र आ रही होंगी, तो उन शोध पुस्तकों में मेरी गाइड प्रोफेसर रेखा शर्मा ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी, मुझे गाइड किया, और प्रवीण मलिक मेरे कॉलेज की टीचर रहे। तो मैं हमेशा देखती हूँ जिसके सिर के ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद हो, माता पिता का और ईश्वर का आशीर्वाद हो। और शिमला में तो हर एक पहाड़ से भगवान ही नजर आता है। जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बात आप कहीं भी चले जाओ तो आपको हनुमान जी तो आपको दिख ही जाएंगे। अगर वो इतना बड़ा पर्वत उठा सकते हैं तो हम तो एक किताब ही उठा रहे हैं। जी अच्छा प्रियंका, ये बात हमें बताएं कि बहुत छोटी सी उम्र में हम कहेंगे कि आपने इतना कुछ हासिल किया है। 100 के करीब आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, 14 किताबें लिख ली हैं, एक ख़ास आनंदी के रूप में उपन्यास लिखा है जो काव्यात्मक है। जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो क्या लगता है, और भविष्य के लिए क्या लक्ष्य है, क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ करना चाहती हैं आप डॉक्टर प्रियंका? ये सवाल बहुत गंभीर है, मगर इसका जवाब देने के लिए आपके पास समय कम है, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, और आप मेरे पूरे जीवन को परिभाषित करना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आर्ट इज़ लॉन्ग,
टाइम इज़ फ्लीटिंग, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। जीवन के इतने बसंत कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और अभी तो मैं खिड़की से बाहर ही दुनिया को देख रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत दूर, बहुत लंबी दौड़ है, बहुत जगह जाना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ अनुभूत करना है, बहुत दिलों को समझना है, बहुत दरवाजे खटखटाने हैं और बहुत परंपराओं को उद्घोषित करना है और हमारे भारतीयता को प्रतिबिंबित करता हुआ एक साहित्य, एक दर्शन, ऐसा दर्शन प्रस्तुत करना है जहाँ पर हम वर्तमान को जो है वो अतीत के साथ भविष्य की ओर देखते हुए जो है एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करें कि हम अपनी संस्कृति को उद्घोषित कर सकें। जी, यानी कि मंजिलें और भी हैं और आपको बहुत दूर जाना है, समुद्र से आगे, आसमां से आगे। तो आज आप हमारे साथ रही इस कार्यक्रम में और अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में आपने हमें इतना कुछ बताया, अपने विचारों से अवगत करवाया और आनंदी से कुछ आपने पढ़ के भी हमें सुनाया। आप हमारे साथ रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।